नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, अखंड भारत का सपना साकार होने वाला है। साकार होने के दावे कौन कर रहा है? तो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की तरफ से दावे किए जा रहा है कि 10 से 15 सालों के अंदर पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखेगी कि अखंड भारत का सपना कैसे साकार हो गया। लेकिन क्या वाकई में अखंड भारत का सपना साकार होगा? इसकी रूपरेखा क्या होगी? क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे कई देशों को मिलाकर के अखंड भारत के सपने को साकार कर पाना संभव होगा? फिलहाल इसका जवाब देना बहुत ही आसान काम नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि कई तरह के सवाल उठेंगे कि आपका रूपरेखा क्या, मतलब अखंड भारत को कैसे आप बनाएंगे, पाकिस्तान को कैसे बनाएंगे, बांग्लादेश को आप कैसे बनाएंगे, अफगानिस्तान को कैसे बनाएंगे, और भी कई लगभग 17-18 देश जिनको शामिल करने की बात इसमें है, उन देशों को आप कैसे बनाएंगे। इसके बाद मोहन भागवत यहां तक कहते हैं कि हम तो अहिंसा पर ही चलेंगे लेकिन डंडे साथ में रखेंगे। मतलब इसका बड़ा हो सकता है। क्या इसके मतलब निकाले जाएं? बहुत सारे सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि अखंड भारत की चर्चा क्यों हो रही है। क्या गजवा-ए हिंद का ऐलान करने वालों के खिलाफ अखंड भारत का जो सपना साकार करने की एक कोशिश है, उसके खिलाफ एक बड़ा हथियार है कि गजवा-ए हिंद का ऐलान करने वाले भूल जाओ, क्योंकि अखंड भारत का समीकरण ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, मजबूत दिख रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। 10-15 सालों में बनेगा अखंड भारत। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा दावा। क्या संभव है अखंड भारत का सपना? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर अखंड भारत के सपने को साकार होने के दावे कर रहे हैं। भागवत का दावा है कि 15 सालों के अंदर दुनिया अपनी आंखों से अखंड भारत को साकार होते देखेगी। साथ ही दावा भी किया कि अखंड भारत के रास्ते में जो भी आएगा वो मिट जाएगा। डंडे के बल पर अहिंसा लाने का भी उनकी तरफ से दावा किया गया। सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा और ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। हम अहिंसा की ही बात कहेंगे, पर ये बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। भारत लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसके रास्ते में जो आएंगी वो मिट जाएंगी। मोहन भागवत के दावे पर शिवसेना के प्रवक्ता ने तंज कसा। भागवत को चुनौती देते हुए कहा कि सपना जरूर पूरा हो, लेकिन पहले पीओके को भारत में मिलाया जाए, पाकिस्तान को मिलाने की जरूरत है और साथ ही कश्मीरी पंडितों की घर वापसी जल्द हो। तंज के जरिए राउत दरअसल अखंड भारत के सपने को सपने की तरह ही बताने की कोशिश की। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन उससे पहले जो कश्मीरी पंडित है, उस सभी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनकी घर वापसी बहुत ही सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए। वैसे सवाल है कि अखंड भारत के सपने को क्या साकार किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को साथ में मिलाया जा सकता है? क्या बाकी देश जो पहले अखंड भारत का हिस्सा थे, उन्हें आसानी से अखंड भारत के सपने के साथ जोड़ा जा सकता है? फिलहाल इसका जवाब सही कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सिर्फ जमीन नहीं बल्कि दिलों को जोड़ना भी होगा। लेकिन क्या यह आसान है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। क्या आसान है अखंड भारत का सपने को साकार करना? आरएसएस चीफ
मोहन भागवत की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि 10 से 15 सालों में इस सपने को साकार किया जाएगा और पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखेगी कि कैसे अखंड सपने को साकार किया जा रहा है। इस पर काम चल रहा है और इसके रास्ते में जो भी आएगा वो मिट जाएगा। बहुत बारीकी से अगर उनके इस बयान को देखने की कोशिश करें तो वो साफ कह रहे हैं कि हम लोग का प्लान है 10 से 15 साल तक अखंड भारत के सपने को साकार करना। लेकिन प्लान है तो प्लान में है क्या क्या, रूपरेखा क्या है आपकी? पाकिस्तान को कैसे मिलाएंगे, अफगानिस्तान को कैसे मिलाएंगे, बांग्लादेश को कैसे मिलाएंगे? साथ ही साथ आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम अहिंसा पर ही चलेंगे लेकिन डंडा भी साथ में रखेंगे? इसका क्या मतलब हुआ है? बहुत सारे माफ कीजिएगा, बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अमृता कुमार, प्रवक्ता बीजेपी की, इस वक्त हमारे साथ है। अमृता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ओंकार नाथ सिंह जी इस वक्त हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। ओंकार नाथ जी, आपका स्वागत है। आवाज आ रही है सर? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। चलिए ओके सर। राकेश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ इतिहासकार के तौर पर रहेंगे। राकेश पांडे जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मनीष गुप्ता इस बार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष गुप्ता जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं राकेश पांडे जी के पास चल रहा हूं। राकेश पांडे जी, एक बात बताइए, अखंड भारत, ऐसा तो नहीं है कि अखंड भारत इस दो शब्द का उच्चारण एक फैशन की तरह होता है या फिर एक ऐसे सपने की तरह होता है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता? लेकिन अखंड भारत तो रहा है ना, इसका एक बाकायदा इतिहास है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से अखंड, है ना, अखंड भारत के पहले वो शासक थे, अशोक तक अखंड भारत रहा। अशोक, सम्राट अशोक के जाने के बाद जो पूरा जम्बू द्वीप कह सकते हैं, भारतवर्ष कह सकते हैं, खंडित होता चला गया और ये अखंड भारत का जो आकार है वो खत्म हो गया। एक बार फिर से अगर कवायद हो रही है राकेश जी, तो क्या लगता है ये संभव है? अगर संभव है तो उसकी रूपरेखा क्या है? अगर असंभव है तो फिर मोहन भागवत को क्या इस तरह के बयान देने चाहिए, जरा बताइए सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। मैं इस संदर्भ में ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो संस्कृति है वह राजनीति का निर्माण करती और संस्कृति, अखंड भारत की संस्कृति के आधार पर अखंड भारत के राजनीतिक एका को खड़ा किया जा सकता है। अखंड भारत की संस्कृति के लिए आपको भारत की प्राचीन संस्कृति और उसके विस्तार को देखना पड़ेगा। भारत के प्राचीन संस्कृति का विस्तार न केवल जिसे आप दक्षिण एशिया कहते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल, इसके अलावा भी भारत का जो सांस्कृतिक विस्तार है वो दक्षिण पूर्व एशिया तक है और पूरे एशिया में है। अगर आप अपने सांस्कृतिक जो पहचान है, जो प्राचीन काल से सांस्कृतिक पहचान है, जिसके आधार भूमि पर राजनीतिक एका खड़ी होती है, उस सांस्कृतिक पहचान को स्थापित करना पड़ेगा और उस सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित करके कहना भी पड़ेगा। एक तो सबके समझ में आ जाती है कि हमारी सांस्कृतिक पहचान ये है कि पूरे एशिया में हमने कुछ ऐसे विचार दिए, मूल्य दिए, जिससे पूरे एशिया के लोग अनुप्राणित हुए, जैसे सत्य और अहिंसा का, या अशोक वगैरह का जो सिद्धांत था धम्म का। और अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, खुद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर जिस तरह के सांस्कृतिक आधार को तैयार किया, चाणक्य का जो सांस्कृतिक आधार था, जिसमें एक खास किस्म के चाणक्य के अर्थशास्त्र में वेलफेयर की, कल्याणकारी राज्य की कल्पना होती है। अगर चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ें तो अगर एक कल्याणकारी राज्य, और जिसे आप और अच्छे से कहना चाहें तो हमारे यहाँ जो राम राज्य की कल्पना है, जो हमारे जिसे कहते श्रीमद रामायण, जो वाल्मीकि जी के रामायण में राम राज्य की कल्पना की गई है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। इस प्रकार के राम राज्य के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अगर कोई राजनीति खड़ी होती है और उस राजनीति के पीछे सांस्कृतिक आधार पर लोग एका कायम करते हैं और एका कायम करने का प्रयास किया जाता है, तो निश्चित रूप से जिन इलाकों को
हमने अखंड भारत के रूप में स्वप्न देखा या इस तरह की चर्चा होती है, तो अखंड भारत निश्चित रूप से विकसित हो सकता है, लेकिन उसको आपको यही कहना पड़ेगा कि ये हमारा अखंड भारत, ये हमारे भारत की अखंड सांस्कृतिक विशेषता जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जो बड़े ही जिसे कहते हैं मानवीय मूल्यों पर आधारित है। लेकिन पांडे जी, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। आपने कहा कि अगर इसका आधार सांस्कृतिक है तब तो ठीक है, लेकिन अखंड भारत जो था, है ना, जो होगा उसकी आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो था उसमें क्या था? उसमें जनता थी, उसमें लैंड यानी कि जमीन थी, अलग अलग राज्य को जीत करके अपने, है ना, अपने राज्य में जिस तरह से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने मिलाया, फिर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना बाकायदा की, उसकी विस्तृत चर्चा इतिहास में पढ़ने को भी मिलती है। क्या आपको लगता है सर कि मोहन भागवत सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक अखंड भारत की बात कर रहे हैं, या फिर उसमें वो भी ये भी बात कर रहे हैं कि इसमें जनता भी है, लैंड भी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तमाम देशों को जीत करके और अखंड भारत को बनाना है? क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि अहिंसा पर ही चलेंगे लेकिन डंडा साथ में रखेंगे। ये मुझे समझना है थोड़ा सा कि उनकी रूपरेखा जो कहना चाह रहे हैं कि अखंड भारत कैसा होगा, उनके हिसाब से क्या लग रहा है कि क्या सोच रहे हैं वो, और वो संभव है क्या इस वक्त बदलते परिदृश्य में? जैसे एक नेता का नाम मैं लेना चाहूंगा, जैसे माओ से तुंग है, उन्होंने कहा कि राज्य की सत्ता का जन्म बंदूक के नली से होता है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं कि सत्ता का जन्म संस्कृति के गर्भ से होता है। सत्ता का जन्म संस्कृति के गर्भ से होता है। भारत में बहुत से छोटे छोटे राज्य थे पूरे भारतवर्ष में। अंग्रेजी राज्य के दौर में 562 रियासतें थी, लेकिन यह भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी, उसका आधार था कि सभी रियासतें पिघल करके भारत के एक, जिसे आप इंडिया दैट इज भारत कहते हैं, उसमें लोग शामिल हुए। उसके कुछ सिद्धांत तय हुए जो आजादी की लड़ाई के दौर में सिद्धांत थे, जिसे कहते हैं हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लेकिन सर मैं लेकिन चीजें देखिए बदल गई ना, काफी बदल चुकी है। हिंदुस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है, अफगानिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग हो गया, अलग अलग देश है ना, कई सारे देश थे इसमें, जिसमें थाईलैंड और भूटान, नेपाल सबको जोड़ा जाता है। सब अलग अलग देश है, सब देशों का अलग अलग अस्तित्व बन चुका है। ऐसे आधार पर इस तरह का टारगेट दे करके किस तरह की राजनीति की जा रही कि 10-15 साल में हम अखंड भारत अपनी आंखों से देखेंगे? मुझे लगता है कि सांस्कृतिक आधार, जिस आधार की आप चर्चा कर रहे हैं, वो बड़ा एक काल्पनिक हो सकता है, और मुझे लगता है कि कुछ लोग इस कल्पना में जीने की कोशिश कर रहे हैं और कई लाखों करोड़ों लोगों को इस सपने में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना तो लैंड आप शामिल कर सकते, ना दिलों को आप जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने संस्कृति का आधार पर दिल को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि अहिंसा है और डंडा लेकर चलेंगे, तो ये तो हुआ कि हम जीत लिए लेकिन किसी का दिल नहीं जीते। ये बात हुई ना कि जमीन तो जीत लिए लेकिन दिल नहीं जीते, फिर अखंड भारत कैसे होगा? यही है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप। मैं आता हूं सर, आपके पास में आऊंगा थोड़ी देर के बाद। एक वाक्य अंत में यही मैं कह दूं आपसे, बस लास्ट, फिर आप कीजिएगा जी। जो पूरा विश्व जो है जिस स्तर पर पहुंच करके संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना होती है, उसमें यही भाव होता है जिसे भारत में, जिसे कहते हैं आपकी पंचशील का जो भाव रखते हैं, पंचशील के सिद्धांत को रखने तो से सब फेल हो गया ना राकेश पांडे जी, सब तो फेल हो गया। संयुक्त राष्ट्र फेल हो गया, यूरोपियन यूनियन फेल हो गया, है ना। अब इसी आधार पर अखंड भारत पर कोई, है ना, दक्षिण एशिया यूनियन बना ले, पता नहीं वो भी कितना सफल होगा नहीं होगा। सारे संगठन फेल हैं। मैं तो अफगानिस्तान के मसले पर संयुक्त राष्ट्र को 0 नंबर देता हूं सर, है ना। यूक्रेन और रसिया के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ को 0 नंबर देता हूं। फिर ऐसे संस्थान की जरूरत क्या है? तो मैं इस बात को समझना चाह रहा था कि अखंड भारत का मतलब क्या अखंड भारत में चाहते हैं मोहन भागवत जी? मनीष गुप्ता जी, लगता है सर कि अखंड भारत बनाना आसान है, या फिर जो बात एक कह रहे हैं कि हम लाठी रखेंगे, अहिंसा की बात करेंगे लेकिन लाठी भी लोगों को दिखाएंगे, ये समझ में नहीं आया मुझे इसलिए नहीं समझ में आया कि कहना क्या चाह रहे हैं मोहन भागवत। अखंड भारत क्या मतलब? पाकिस्तान पर हमला करो और पाकिस्तान को जीत लो, बांग्लादेश पर हमला करो जीत लो, अफगानिस्तान पर हमला करो जीत लो, सारा लैंड हमारा हो गया। फिर जनता जो वहाँ पर रहती है, क्या उसके दिल को जीतना आसान है?
या हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान ठीक है, हिंदुस्तान शुरुआत करेगा अखंड भारत के लिए, लेकिन 17-18 देश को एक साथ मिला देना तरीका तो मुझे एक ही लग रहा है ना अखंड भारत के लिए फिलहाल। जिस सांस्कृतिक आधार की बात करें पांडे साहब, वो तो होना ही मुश्किल है सर, होना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। वो काल्पनिक है, घोर काल्पनिक चीजें मैं मानता हूं उसको। अब एक ही चीज है, या तो आप पुतिन की तरह पुतिन स्टाइल में आ जाइए, यूक्रेन जैसे देशों का सबका हाल कर दीजिए, फिर एक अखंड भारत का सपना देखिए, फिर लेकिन क्या होगा उसके बाद बताइए सर, जरा कुछ रास्ता बताइए। मुझे लग रहा है मोहन भागवत के बयान को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए, आपने कहा ये काम आसान है, तो साहब आसान तो उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की 10वीं की कक्षा पास करना भी आसान नहीं है, वो भी मुश्किल होती है। लेकिन जिस देश काल की बात कर रहे हैं, सिलेबस क्या है, हमारी उम्र क्या है, हमारी नॉलेज कितनी है, और तब हम एग्जाम देने जाते हैं तो पास होते हैं। अगर हमें किसी काम को आसान बनाना है तो अपने आप को शक्तिशाली और प्रतिभावान बनाना होगा। आप अब डॉक्टर मोहन भागवत के बयान को जरा ध्यान से समझिए। वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, पहली बात। और दूसरी बात कहते हैं कि संतों और ज्योतिष का मानना है कि 20 से 25 साल में देश फिर से अखंड भारत बनेगा। और अगर हम सभी इस काम को गति दे दें तो 10-15 साल तो में हो 10 से 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। इसका मतलब क्या तो है? गति मतलब क्या, इसका इसकी मतलब रूपरेखा ये है बताइए। कि अखंड भारत का मतलब है कि जो पहले हमारा बृहत्तर भारत, वह भारत फिर से एक बनेगा। कैसे बनेगा सर? कैसे होगा, मैं पूरी बात कह लूंगा एक बार। वो एक देश होगा या देशों का संघ होगा, उस पर उन्होंने बात नहीं की। जैसे यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ये सब अलग अलग कंट्री हैं, इनकी अलग अलग प्रभुसत्ता है, लेकिन फिर भी एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, जिसमें वो अपने हितों की रक्षा करते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाहरी विश्व से नेगोशिएट करते हैं, डील करते हैं, ट्रांजैक्ट करते हैं। कई लोग तंग होकर बाहर भी निकल गए, पहले तो का बृहत्तर भारत, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा है ना, और इसके अलावा अफगानिस्तान, वहां तक इधर जो चीन और रूस से मिलता हुआ इधर भारत, पूरे प्रशांत महासागर में, ये भारत एक ऐसा संघ बनेगा जिसकी अगुवाई भारत करेगा। नहीं तो नहीं ये मनीष गुप्ता इस बात का कैसे इन्फ्रेंसेस निकाल लिए कि मोहन भागवत यही कह रहे हैं कि संघ बनाएंगे? मोहन भागवत तो जो कह रहे हैं उसका मतलब सर हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा, हजारों साल, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के काल में जाना पड़ेगा। मैं आपको उसका तात्पर्य समझाता हूं गौरी शंकर जी। देखिए, जब भी एक चीज टूटकर 2 हिस्सों में बट जाती है, तो जब भी उसको जोड़ते हैं तो उसे जोड़ने के लिए किसी धागे की, किसी सूत्र की जरूरत पड़ती है, और उस सूत्र का नाम होगा सनातन धर्म का सूत्र। सनातन धर्म का सूत्र हमें इस पूरे संघ को, जिसमें बांग्लादेश में शामिल है, नहीं मनीष गुप्ता जी, सुनिए। सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र की एक जो बाकायदा एक तरह से दावा किया जा रहा है मोहन भागवत की तरफ से, हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब ये जो अखंड भारत है उसमें हिंदू राष्ट्र है ना, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। अब मैं एक आपको डेटा बताता हूं, सुनिए तो डेटा बताता हूं। अभी भारत में, हिंदुस्तान में लगभग 81% हिंदू रहते हैं, लगभग 13-14% मुसलमान रहते हैं, और बाकी जो हैं बाकी धर्म हो गए, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, इस तरह के धर्म हुए, सिख। लेकिन जब अखंड भारत हो जाएगा तो लगभग अखंड भारत की जो आबादी है 2 अरब से ज़्यादा हो जाएगी, और इसमें हिंदुओं की आबादी लगभग हो जाएगी 60 से 63%, मुसलमानों की आबादी लगभग 30 से 35%, और बाकी जो बचा उसमें बाकी धर्म के लोग रहेंगे। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है सर, कि इतने अखंड भारत में अगर 32 से 35% मुसलमान रहेंगे तो आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को कैसे साध पाओगे? यहाँ तो मुझे लगता है कि एक छल प्रश्न की तरह उछाला जा रहा है लोगों के बीच में, और एक टारगेट दिया जा रहा है कि 10-15 साल भैया इंतजार करो बीजेपी के लिए। क्यों अमृता जी 10-15 साल का ये टारगेट क्यों दे रहे हैं कि 10-15 साल लोग इसी में उलझे रहें
कि अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत बनेगा, बीजेपी को रखना है, बीजेपी को रखना है। अखंड भारत कैसे बनेगा, क्या इसकी रूपरेखा है, आप लोग बता ही नहीं पाते हो कभी। मोहन भागवत जी भी नहीं बता पाते हैं। बताइए जरा, कुछ आप बताइए कैसे आप बनाएंगी, आप लोग कैसे अखंड भारत की परिकल्पना जो सपना है उसको साकार करेंगे आप लोग। गौरी शंकर जी, जहाँ तक मेरा मानना है, जो डिबेट में आधे घंटे करूँ। सर संचालक श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने कहा है कि आने वाले 15 सालों में भारत अखंड राष्ट्र बनेगा। जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अद्भुत निर्णय लिए, जैसे मतलब अद्भुत निर्णय लिए तो उससे अखंड भारत बन जाएगा। 370 हटाया निर्णय सुनिए, मैं जो पूछ रहा हूँ सवाल उसका जवाब दीजिए आप अमृता जी। निर्णय जो लिए वो भारत के लिए थे, बहुत बेहतरीन निर्णय और फैसले थे, कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान को मिलाना है, अफगानिस्तान को मिलाना है, बांग्लादेश को मिलाना है, ऐसे ऐसे और कई देश हैं, 15-16 देश और हैं, सबको मिला करके इनको आपस में जोड़ देना नहीं है, इनको जोड़ के साथ चलने की प्रक्रिया होगी। एक मिनट, क्या वो आप कह रहे हैं ना मनीष जी, वैसे तो मैं भी कई तरह के इन्फ्लुएंसेस निकाल लूंगा। मैं अमृता जी से पूछ रहा हूँ, अमृता जी ये बताइए, अखंड भारत एक मिनट मनीष जी, एक मिनट, पहले राउंड में नहीं, कृपया करके एक मिनट मनीष जी, पहले राउंड में काउंटर मत कीजिए, एक मौका सबको, इसके बाद काउंटर कीजिएगा। अमृता जी ये बताइए, आपकी रूपरेखा, आप लोग कहते हैं ना सिर्फ मोहन भागवत नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, इससे पहले मोहन भागवत कई बार कह चुके हैं। क्या होगा, किस तरह से अखंड भारत, इसका क्या है, किस तरह की सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए गौरी शंकर जी, पहले तो मैं अपना भारत है उसके बारे में ही बात करूंगी कि हम लोगों ने किस तरह से उसको आगे बढ़ाया है, कैसे हमने कश्मीर से 370 हटाई है, किस तरह से हमने नॉर्थ ईस्ट को ठीक किया है। वो सब भी हमारा ही भाग था, यहाँ पे आए दिन दंगे हुआ करते थे, वो सब कुछ ठीक करके हम अपने भारत को ही अखंड बना रहे हैं। उसके बाद में पीओके को भी हम लोग अपने उसमें मिलाने की बात करते हैं, जो हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा है। तो सबसे पहले तो वही है, और उसके बाद जो बात कर रहे हैं वो वही जो अभी तक समझ में आ रहा है आज उनकी बात से, जो यूरोपीय यूनियन बनाया है, जिस तरह से सब देशों ने मिलकर एक यूनियन बनाई थी, उसी तरह से शायद संघ परिवार ने मिलकर। मैं संतुष्ट नहीं हुआ अमृता जी आपकी बात से, मैं संतुष्ट नहीं, या तो आप पढ़ के नहीं आई, तैयारी करके नहीं आई, कुछ से कुछ बोले जा रही हैं। मैं अखंड भारत पर चर्चा करूं, आप यूपी की चर्चा कर रही है ना, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिबेट में आने से पहले अखंड भारत के बारे में सोचिए कि क्या अखंड भारत है ना। डिबेटिंग अगर ट्रैक से बाहर हो जाएगा तो फिर क्या फायदा हुआ। आप बीजेपी की प्रवक्ता है, आपके नेताओं के बारे में नहीं पता आपको ये कौन कहाँ पर क्या बोल रहा है। मोहन भागवत जी आज बयान दे दिए, इतना बड़ा बयान है, इतना बड़ा दावा है कि 10-15 सालों में अखंड भारत बनाकर दिखाएंगे। आपको अखंड भारत के बारे में नहीं पता है, क्या आप मेरे सवाल का क्या जवाब दीजिएगा अमृता जी? मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद आऊँगा आपके पास। मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ आपके जवाब से, कुछ इधर से उधर बात में नहीं सुनना चाहता ना एक्चुअली। मैं ऐसे ही कहीं से उठ करके आके नहीं बैठ गया यहाँ पे, है ना। मैं भी पढ़ करके आता हूँ, दिन भर बैठता हूँ, इसके बाद पता चलता है कि मुझे क्या पूछना है। ओंकार नाथ जी के पास में आता हूँ। ओंकार जी एक बात बताइए सर, अखंड भारत पर इतनी चर्चा क्यों हो रही, जरा बताइए। देखिए, अखंड भारत की शुरुआत जो है, आज हमने समाचार पत्रों में पढ़ा, ये डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बयान दिया है। उनके बयान पर क्या कहा जाए। हाँ। सरकार बोलती तो कोई बात भी होती, तो उस पर बयान दिया जाता, भाई वो क्या कह रहे हैं, क्या उसका आशय है। लेकिन मोहन भागवत जी को शायद ये नहीं मालूम कि सरकार को कम से कम पहले ये निर्देश दे, अगर निर्देश देने की उनकी स्थिति है तो निर्देश दें या सलाह दें कि 80 करोड़ जनता जो हमारी गरीबी रेखा के नीचे इस समय खाना खा रही है फ्री, उसकी गरीबी कम से कम दूर कर दें। आज वर्ल्ड बैंक ने, एक न्यूज चल रही है डिजिटल पर, कि वर्ल्ड बैंक ने भारत को विकासशील देश का तमगा हटा दिया और उसको घाना, पाकिस्तान, जामिया जैसे देशों के में शरीक कर दिया है। तो पहले आप इन सब चीजों से उबरिए, पहले भारत को मजबूत कीजिए, तब आप और आगे बढ़ने की बात कीजिए। सरकार बताए उसकी विस्तारवादी नीति है, अगर उसकी विस्तारवादी नीति है तो कैसे दुनिया से लड़ेगी, विश्व से लड़ेगी। यूएसएसआर का विघटन हुआ और रशिया और क्या कहते हैं यूक्रेन में झगड़ा हो रहा है, आज तक खत्म नहीं हो पा रहा है, और दुनिया का कोई भी देश ये बहुत बड़ी बात ओंकार जी आपकी तरफ से कही जा रही है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि रूस और यूक्रेन के झगड़े को तो खत्म नहीं किया जा रहा है, कर पा रहे हैं, और आप इस तरह की बात करके जनता का ध्यान भटका रहे हैं। पहले सबसे पहले महंगाई कंट्रोल कीजिए, तेल के दाम को नियंत्रित कीजिए,
और देश की जनता को राहत दीजिए, रोजगार दीजिए, तब उसके बाद कोई बात करिए तो अच्छा लगता है। नहीं, ठीक है, ये बात मुझे समझ में आती है। लेकिन मोहन भागवत, मैं फिर से आ रहा हूं अमृता जी के पास। अमृता जी, एक बात बताइए मुझे, अखंड भारत का ये जो एक तरह से सिक्का है ना, चुनाव खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ समय के बाद लोकसभा का चुनाव आने वाला है, ये जानबूझ करके बीजेपी की तरफ से, उससे संबंधित इकाइयों की तरफ से, मैं आरएसएस का नाम इसलिए भी इसमें लेना चाहूँगा कि उनके चीफ की तरफ से उछाला गया, ये जानबूझ करके उछाला जा रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा खेल किया जा सकता है 10-15 साल तक, क्योंकि अखंड भारत की परिकल्पना, इस सपने को साकार होते हर कोई देखना चाहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ। लेकिन कैसा होगा अखंड भारत, इस बात को आप लोगों को बताना होगा अमृता जी। ये नहीं कि अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे भाई साहब, बताइए तो। क्या मतलब, क्या है आपके पास? क्या डंडे के बल पे बनाना है, या फिर यूरोपियन यूनियन की तर्ज पे बनाना है? क्या करना है? पाकिस्तान तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश इतना लालची हो चुका है कि 100 रुपया दीजिए तो 200 रुपया की डिमांड करता है, उसकी तो भूख ही खत्म नहीं होती है ना। अफगानिस्तान आपका फायदा उठा करके, और वहां की जनता दूसरे को पूरी तरह से राष्ट्र समर्पित कर दिया कि भैया लूट लो हमारे देश को, है ना। रूस यूक्रेन में आप फंसे हुए हैं कि रूस का, है ना, रूस के फेवर में बोलें कि यूक्रेन के फेवर में बोलें। तो ये अखंड भारत की परिकल्पना जो है ना, सपना, मेरे समझ से बाहर की बात है। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि कोई मुझे बताए कि कैसे बनाएंगे अखंड भारत, बताइए तो। मुझे बोलने का मौका दिया जाए। बोलिए अमृता जी। देखिए गौरी शंकर जी, मैं फिर वही कहूंगी कि जिस तरह से अभी मोहन भागवत जी ने जो कहा है, उसका जो सामने हमें जो लग रहा है वो यही है कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन वगैरह बनाया गया, उसी तरह से इस तरह का कुछ प्रयास किया जा रहा है कि एक ही संस्कृति को मानने वाले। अभी तो पूछना पड़ेगा अमृता जी मोहन भागवत जी से। मोहन भागवत जी, मैं बता रहा हूँ, मैं 1000 बार पूछूंगा, 1000 बार भी नहीं बताएंगे वो कि यूरोपियन यूनियन की तर्ज पे मैं बनाने वाला हूँ। कुछ दिमाग में और चल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग को भी इंतज़ार करना पड़ेगा। 10-15 साल तो मैं भी इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे भी इसका जवाब चाहिए, बहुत जल्द जवाब चाहिए, महीने भर के अंदर, कि है क्या, किस तरह का सपना। मैं आऊँगा सर एक छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, हाजिर होते हैं। चले ब्रेक के बाद स्वागत है। अखंड भारत के सपने को कैसे साकार किया जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, दरअसल बहुत ही दिलचस्प चर्चा है। इस मसले पर आप जब भी चर्चा करना चाहेंगे तो आपके अंदर एक अलग तरह की उत्सुकता जागेगी अखंड भारत के बारे में। अखंड भारत को समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास लौटते हैं। और राकेश पांडे जी हमारे साथ हैं। राकेश पांडे जी, जहाँ तक मुझे पता है, देखिए आप तो इतिहासकार हैं। हमने समझ लिया, आपकी पूरी चर्चा समझ लिया, आप मेरी बात कृपया सुनिए। जी जी, बताइए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे बहुत महत्वपूर्ण बात है मोहन भागवत जी के माइंड को समझना और उनके विचारधारा का इतिहास समझना। अभी 2025 में आरएसएस का 100 वर्ष मनाया जाने वाला है। आरएसएस किस तरह की विचारधारा को लेकर के खड़ा हो रहा था, हिंदुत्व की कौन सी विचारधारा थी, आरएसएस और उसके बाद जो है गोलवरकर और इन्हीं के समानांतर वीर सावरकर, जिनको 1939 तक अंग्रेजों ने एक खास जिले में बंद कर रखा था, रत्नागिरी, हिंदू महासभा। इन सभी विचारधारा के समानांतर भी एक हिंदुत्व की विचारधारा भारतवर्ष में थी। उस विचारधारा के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के रूप में एक उदार हिंदुत्व को देख सकते हैं, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय, जैसे महात्मा गांधी। मोहन भागवत की विचारधारा की जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी मैंने उसकी कहाँ से ओरिजिन हो रही है, और इस संदर्भ में इससे बचना नहीं चाहिए इस बात को जानने से कि अखंड भारत शब्द का प्रयोग किसने बहुत तेजी से किया और क्या आरोप लगाते हुए किया। गोडसे के ऊपर जब मुकदमा चलता है तो गोडसे क्या बातें बोलता है और गांधी पर क्या आरोप लगाता है, और वो बोलता है कि अखंड भारत के साथ जो है कंप्रोमाइज किया गांधी ने। गांधी की अहिंसा की नीति के चलते भारत का विभाजन हुआ, और उसने यहाँ तक कहा कि अगर हमें हमारे दाह संस्कार होंगे तो हमारी जो राख है उसे सुरक्षित रखा जाए और उस राख को सिंधु नदी में प्रवाहित किया जाए। तो जो मोहन भागवत की जो वैचारिक
पृष्ठभूमि है, जो उनका आधार है, जिससे वो नागपुर से ट्रेनिंग वहां से होती है, वो सब के सब लोग अपने कार्यकर्ताओं को ये बात बताते हैं कि हम लोगों को उस अखंड भारत की कल्पना करनी है जो अखंड भारत गोडसे ने कहा था, या सावरकर ने जिस बात को कहकर गांधी के ऊपर आरोप लगाया था। अगर आप पूरा सावरकर का साहित्य पढ़ेंगे तो सावरकर में और जितने भी आरएसएस के लोग आते हैं उन सबके विचारधारा में बहुत अंतर नहीं दिखेगा। अगर वो अखंड भारत की बात कह रहे हैं और डंडे की बात कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने हिटलर का नाम सुना होगा। किस तरह से वो कहता था कि जर्मन बोलने वाले जहां कहीं भी हो उन सबको हम कब्जा कर लेंगे। और आपको पता है कि यह एक खास किस्म का नाजीवाद था जो जर्मनी के लोगों को कितना अधिक पददलित किया, पराजित किया, पराभव दिखाया और अपमानित कराया। श्री मोहन भागवत जी को थोड़ा सा एक इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज वगैरह में, या तो ट्रेनिंग नहीं होगी, ट्रेनिंग मतलब कि वो स्वीकार भी नहीं करेंगे। लेकिन सर, लेकिन एक बात बताइए, नहीं राकेश पांडे जी, लेकिन एक बात बताइए, मैं इस पर एक काउंटर करना चाह रहा हूं। जहां गजवा-ए हिंद है ना, गजवा-ए हिंद को बहुत तेजी से प्रसारित करने की कोशिश हुई, उसका जो थॉट प्रोसेस है कि हम पूरे दक्षिण एशिया कई और देशों को जीत करके इस्लामीकरण करेंगे। क्या आप मानते हैं कि अखंड भारत यानी कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है या जो सपने हैं जिसे साकार करने की चेष्टा हो रही है, वो गजवा-ए हिंद के लिए बड़ा काट है? उसे एक तरह से चेताया जा रहा है कि अपनी औकात और हैसियत में रहो तुम। ऐसा है कि गजवाए हिंद कहने वाले लोग कोई आज नहीं कह रहे हैं, उन लोगों का अपना एक विचारधारा रहा है। इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का, पूरे विश्व पर अपनी विचारधारा से कब्जा करने का प्लान रहा है। उसमें क्रिश्चियनिटी जहाँ पर अहिंसा की बातें करके आगे बढ़ता है, साथ में हिंसा लिए रहता है, और ये लोग जो इस्लाम धर्मावलंबी हैं ये खुल करके हिंसा की बात करते हैं। और इनका कहना है कि हमारे मोहम्मद साहब इसकी विचारधारा को जो लोग नहीं मानते उनको हमको कन्वर्ट करना है, तो वो अपनी विचारधारा लेकर तो सर, आप जब एक मिनट जब उनका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि वो लोग भी आपस में राष्ट्रीयताओं के आधार पर आपस में लड़ते रहते हैं। अभी इराक और ईरान का युद्ध देखा होगा आपने। आपने देखा होगा कि लगातार मिडिल ईस्ट के सभी इस्लामिक देश आपस में लड़ते रहे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध देखेंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश का युद्ध देखेंगे, तो आप समझ में आपको आएगा कि राष्ट्रीयताएं जो हैं वो धर्म से बड़ी हैं। और जैसे कि अभी यूक्रेन में देखिए, वो भी क्रिश्चियन है, और उधर का जो अपना रूस है वो भी क्रिश्चियन है, लेकिन एक खास किस्म की राष्ट्रीयता को लेकर के जिस तरह से यूक्रेन। बहुत बढ़िया बात सर, बहुत बढ़िया बात। राकेश पांडे जी, बहुत ही अच्छी बात आपके जरिए कि ठीक है, भागवत को ये सोचना चाहिए कि आपको अगर एक करना है इस पूरे इलाके को, तो आपको श्री राम की नीति अपनानी पड़ेगी। श्री राम की नीति जो थी कि विभीषण का राज्य वो कब्जा नहीं करते हैं, वो दे देते हैं उसको। कोई राज्य नहीं कब्जा करते, एक धर्म को स्थापित करते हैं। लेकिन सर, इतनी उदारता अब नहीं रह गई ना राकेश पांडे जी, उदारता खत्म हो गई ना। तभी तो मुझे लग रहा है मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि अहिंसा की बात ही करूंगा, लेकिन डंडा साथ में रखूंगा। मोहन भागवत हमारे संस्कृति के संदर्भ नहीं है, हमारे संस्कृति के संदर्भ श्री राम है, और इसके लिए लोगों को पढ़ना चाहिए, खासतौर से वाल्मीकि रामायण। चलिए, बिल्कुल ठीक है सर, मैं आता हूं सर, बढ़िया अच्छी बात। मनीष गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब बताइए मनीष गुप्ता जी, चंद्रगुप्त मौर्य के हिसाब से, द ग्रेट अशोका के हिसाब से, या भगवान श्री राम के हिसाब से, या फिर गजवा-ए हिंद की जो परिकल्पना है उसकी सबसे बड़ी काट के तौर पर अखंड भारत का इस्तेमाल करना चाहिए? जरा बताइए मुझे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसके पीछे बड़ा संदर्भ है, इसको समझना काफी जरूरी है। बताइए सर। देखिए, एक बात सुनिए, जब भारत आजाद हो रहा था, नेपाल ने ऑफर किया कि आप हमें भारत में मिला लो। किस लिए ऑफर किया? इसलिए ऑफर किया कि उन्हें लगता था कि हम एक बड़े राष्ट्र के साथ प्रसन्न हैं, खुश हैं। अलग बात है कि नेपाल नहीं बन पाया, भूटान नहीं बन पाया। ठीक इसी तरीके से मोहन भागवत ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम गजवाए हिंद करेंगे, जो मुसलमान गजवाए हिंद की बात करते हैं हम उनका विरोध करेंगे। वो तो तारीफ करते हैं। अरे, जो लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं वो भी हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वह विरोध ना करते तो हिंदू जागता ही नहीं, वह सोता ही रहता। और अगर भारत उठेगा तो धर्म के माध्यम से ही उठेगा। मोहन भागवत जी कहते हैं कि धर्म का प्रयोजन ही भारत का प्रयोजन है,
और धर्म के उत्थान से ही भारत का उत्थान होगा। अब समझिए इसका मतलब क्या है। वो कहना चाहते हैं कि जो धर्म हित है, जो सनातन धर्म का हित है, जो सनातन धर्म है वो भारत का धर्म है। आपको ये बात क्लियर कर दूं, भारत के मुसलमान भी सनातन धर्म की ही संतानें हैं। जो आज मलिक है वो कल भी मलिक थे। वो आज मुसलमान है लेकिन वो पहले हिंदू थे। वो ये नहीं कहते कि हम मुसलमानों को हिंदू बना देंगे, नहीं। हम सब एक सूत्र से, जो भारतीयता का सूत्र है, जो सनातन धर्म का सूत्र है, उस सूत्र के सहारे भारत विश्व गुरु बनेगा, अखंड बनेगा। अखंड का मतलब है जिसको अब खंड खंड नहीं किया जा सकता। और हमारा जो धर्म का उद्देश्य है वो व्यक्ति का उद्देश्य, समाज का उद्देश्य और राष्ट्र का उद्देश्य एक साथ है। ऐसे में जो धर्म का उद्देश्य है वो राष्ट्र का उद्देश्य है, तो धर्म का उत्थान है वही भारत का उत्थान होगा। यही मोहन भागवत कहते हैं। और एक और बात सुनिए, मोहन भागवत एक बात और कहते हैं कि हम अहिंसा की बात करेंगे लेकिन डंडा लेकर अहिंसा की बात करेंगे, ताकि कोई आदमी हिंसा की बात करे तो उसको डर रहे। आप समझ रहे ना। एक और बात आपको बता दूं, हमारे देश में एक श्लोक बड़ा गाया जाता है, अहिंसा परमो धर्म, और मैं इसको पूरा करता हूं। आज के लिए उपयुक्त है सर। आज महावीर जी, यानी मोहन भागवत कहते हैं कि हम हिंसा करेंगे लेकिन जो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। और तैयार रखने का मतलब ये नहीं कि देखिए मनीष गुप्ता जी, मतलब साफ है, इतिहास ऐसा है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए, हम अहिंसा के पालन के लिए, अपने देश के उत्थान के लिए हम अगर डंडा हाथ में लेकर वो डंडा दिखाना पड़े तो दिखाएंगे और जरूर दिखाएंगे। देखिए मतलब साफ है। देखिए थोड़ा बहुत जो मुझे समझ में बात आती है, वैसे आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका द ग्रेट के काल में जो अखंड भारत था हम लोग के पास था, अखंड भारत तो था, ये तो इसका अस्तित्व था अखंड भारत का। उस वक्त पूरी दुनिया की इकॉनमी का 34 से 35% हिस्सेदार हुआ करता था अखंड भारत। मतलब इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था ना भारत को, कि सोने की चिड़िया है। उस सोने की चिड़िया में भारत में बहुत सारे देश थे जो अब अलग अलग हो गए। लेकिन 1947 तक आते आते पूरी दुनिया की जो इकॉनमी में हम लोग का जो योगदान है 4 से 5% तक पहुंच गया। 47 तक आते आते अब थोड़ा सा बढ़ा होगा और बढ़ाने की पूरी कवायद चल रही है। अगर अखंड भारत की परिकल्पना, इसका सपना इस तरीके से है, जो एक यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर या फिर उससे भी मजबूत संगठन के तौर पर बनाकर सबको आपस में जोड़ करके इकॉनमी को बढ़ाने की बात हो, तो मुझे तो लगता है अखंड भारत के सपने को साकार किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका द ग्रेट अशोका ने अखंड भारत का निर्माण किया, अगर वो तरीका है ना, वो तरीका अगर अपनाया जाता है हिस्ट्री के आधार पर, तो फिर तो बहुत मतलब इस सपने को साकार करना आसान नहीं है, क्योंकि समय बदल चुका है। हजारों साल पहले जो हुआ अब नहीं किया जा सकता है। अमृता जी से पूछेंगे। अमृता जी एक बात बताइए, 15 साल का टारगेट है, 15 साल में अखंड भारत के लिए क्या क्या रोड मैप तैयार करने की जरूरत होगी, है ना। मैं आरएसएस का सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर मोहन भागवत कुछ कहते हैं तो बीजेपी एक्टिव हो जाती है उस पर, है ना। तो आप लोग को एक्टिव हो जाना चाहिए अखंड भारत के सपने को लेकर। बताइए जरा। देखिए गौरी शंकर जी, आज संघ मात्र भारतवर्ष की संगठन नहीं है, वो समस्त विश्व में कार्य कर रहा है, अलग अलग जगह कार्य कर रहा है। तो मुझे जो अभी राकेश पांडे जी ने कहा, जो मैं अपनी तरफ से कह सकती हूँ वो इतना ही कह सकती हूँ कि जो ये अखंड भारत बनने के लिए जो भी मोहन भागवत जी ने सोचा होगा वो वही होगा कि जय श्री राम की तरह से एक अखंड भारत खड़ा किया जाए। और जो डंडे की बात आप लोग कर रहे हैं कि डंडा लेके, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि हम अहिंसा के साथ करेंगे, तो वो भी उस पर भी विचार करना चाहिए कि उनकी तरफ से ऐसा नहीं है कि डंडा चला के ही वो करेंगे। वो डंडा उनकी एक पार्ट है, वो हमेशा अपने साथ में रखते हैं संघ वाले, लेकिन उन्होंने अहिंसा का शब्द भी बोला है। आप बहुत सतही बात करते हो। मुझे उम्मीद नहीं रहती है बीजेपी के प्रवक्ता इतनी सतही बात करेंगे कि आरएसएस वाले डंडा रखते हैं इसलिए डंडा साथ में रखेंगे, अहिंसा के मार्ग चलेंगे, लेकिन
कोई हिंसा फैलाना चाहेगा तो डंडा दिखाएंगे। ये तो बड़ा मतलब हास्यास्पद है ना अमृता जी। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ आपसे अमृता जी, अखंड भारत अगर बन जाएगा तो बीजेपी की राजनीति कैसी होगी, जरा बताइए। ये तो बड़ा अहम सवाल है, मुझे लग रहा है कि अहम सवाल भी और बहुत छोटा सा और सस्ता सवाल भी है बीजेपी प्रवक्ता के लिए। अखंड भारत अगर बन जाता है तो बीजेपी की राजनीति कैसी होगी, कैसी बदलेगी बीजेपी की राजनीति? बीजेपी की राजनीति हाँ बोलिए। वही होगी जो सबको साथ लेके आगे अब तक बढ़ रही है, उसी तरह से आगे बढ़ेगी, और जो सबका साथ सबका विकास जिसका नारा है उसी को लेके आगे बढ़ेगी, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगा। मुझे एक चीज बताइए, अभी 13% मुसलमान हैं भारत में, किसी एक को टिकट देने में बड़ी दिक्कत होती है बीजेपी को, उस वक्त तो 32% मुसलमान हो जाएगा। आप टिकट की बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी हमारी योजनाएं आई उनका उनको लाभ मिला। बताइए मनीष जी, बताइए, बोलिए क्या मनीष जी, बोलिए। देखिए गौरी शंकर जी, पहली बात तो मुझे आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो आप भाजपा की प्रवक्ता जी से प्रश्न कर रहे हैं कि भाजपा मुसलमानों की विरोधी पार्टी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे अपने राजनीतिक समझ के अनुसार भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों और हिंदुओं में कोई भेद नहीं करती। मैं जो आपको प्रतीत हो रहा है मनीष जी, बिल्कुल गलत प्रतीत हो रहा है। मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि टिकट देने में आप लोग इतनी कंजूसी करते हो। 32% मुसलमान होने के बाद टिकट दोगे नहीं दोगे? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा नॉर्मल सा सवाल है ना। मुख्तार अब्बास नकवी भी आते हैं। कैंडिडेट किसको चुना जाएगा? ये जीता हुआ कैंडिडेट चुना जाएगा। एक बंदा जीत नहीं पाता, लेकिन उसको प्रदेश में योगी सरकार मंत्री भी बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है। 3 तलाक पर भी काम मोदी सरकार करती है। देखिए सर, मैं तो मानता हूं मनीष जी, मैं तो मानता हूं कि श्री राम मंदिर को लेकर विपक्ष हंसता था कि क्या बेकार की बातें हैं, शगुफा फैला रहा है, लेकिन बन गया, बन रहा है, बन ही जाएगा। 3 तलाक की बात देखिए ना। 3 तलाक के मसले पर लगता था कि क्या बेकार की बातें हो रही, हो गया। तो मैं नहीं कह रहा हूं पाकिस्तान पहले हमारी सेना, सुनिए तो सर, सुनिए मनीष जी, पाकिस्तान की आर्मी बहुत ही आराम से हमारे बॉर्डर के अंदर आती थी, सिर काट करके चली जाती थी और हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। कम से कम अब हम लोग पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार तो रहे हैं, कोई इसमें तो मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोगों को बताना होगा मनीष जी। आप जो कह रहे हैं वो आपका अपनी सोच है, जो इतिहासकार जी कह रहे हैं राकेश पांडे जी, उनकी अपनी एक सोच है और तथ्यों के आधार पर बहुत सही बात कर रहे हैं। लेकिन अमृता जी जो कह रही हैं वो भी नहीं कुछ कह सकती हैं, क्योंकि बीजेपी अभी क्या बोलेगी, इसमें कुछ बोल ही नहीं सकती है। आरएसएस के मसले पर क्या बोले, लेकिन ओंकार जी को तो बोलने का पूरा हक है। ओंकार जी एक बात बताइए सर, अखंड भारत देखिए धीरे धीरे, मैं तो इसको राजनीतिक रूप से भी एक बहुत ही अहम मसला समझता हूं। अखंड भारत का सपना हिंदुस्तान में रहने वाले एक लोगों का ये सपना है। हर लोग चाहता है कि सपना साकार हो जाए। ये बहुत इमोशनल भी है लोगों के लिए। कभी कांग्रेस पार्टी ने इस तरफ कोई प्रयास क्यों नहीं किया? ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि अखंड भारत की सोच को डेवलप किया जाए। इतने सालों में तो सर देखिए 15 साल में जो दावे किए जा रहे हैं, आप लोग अगर धीरे धीरे चले होते तो कम से कम 2014 तक तो बहुत बड़ा काम हो गया होता अखंड भारत के लिए। सर बताइए। गौरी शंकर जी, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ, बड़े विद्वान लोग बोल रहे हैं। अखंड भारत है क्या? हमने कोई युद्ध करके एक जगह जीत ली, अपने कब्जे में कर लिया और हमारा उत्तराधिकारी कमजोर हो गया, फिर उसने छुड़ा लिया दूसरे ने, क्या इसको अखंड भारत कहेंगे आप? अखंड भारत की जो रूपरेखा होती है वो एक स्थायी होती है। जो भारत आज बना है वो भारत चाहे पाकिस्तान के साथ बना होता, चाहे पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बना है, उस भारत को हमें संभाल के रखने की आवश्यकता है। वही हमारा अखंड भारत है। अब आप बताइए, आपके घर में छोटा सा उदाहरण देना समझ में आ जाएगा। जी। बंटवारा हुआ होगा जब बड़ा परिवार हुआ होगा। हाँ, सबके घर में होता है सर। क्या अब हो जाएंगे आप? क्या एक मालिक काम कर पाएगा? संभव है? तो वो संभव नहीं है तो ये अगर घर में कोई कार्यक्रम है और अगर आवश्यकता है, पूरा परिवार इकट्ठा भी होगा, एक जगह होगा, मिलकर फोटो भी खिंचाएगा और कार्यक्रम भी करेगा। मुझे बोलने दीजिए, आप गुस्सा क्यों हो जा रहे हैं? हम आप ही के घर की बात करते हैं, कार्यक्रम ही करेगा, लेकिन अगर जरा सी जमीन आपके पास उसकी होगी तो जबरदस्ती लड़के ले लेगा आपसे, समझे?
हम भी उस हाँ, परिवार तभी में तो रहते हैं, आप भी बिल्कुल, परिवार में रहते हैं। तभी तो चीन ने भारत की आप भी 62,000 उसी परिवार वर्ग मील में जमीन हैं, छीन ली और हम भी और उसी कांग्रेस परिवार देखती में हैं। रही। तभी तो सुनिए मेरे चीन ने लाल, कांग्रेस के अरे मेरे रिजीम भाई, में सुन तो भारत की ली। जमीन छीन ली और आप देखते रह एक्सपर्ट हो गए। भाई, आप तो एक्सपर्ट हो ना, तो एक्सपर्ट को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आप तो उनके साथ बोल रहे हो, तो फिर उनकी बात अरे करो। मैं फिर तो कांग्रेस आपको की बता आलोचना रहा कर हूँ, सकते हो, तो मुझे बोलने आपका दीजिए। विरोध कर रहा हूँ तो आपको मैं स्पोक्स पर्सन नजर आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं, उसकी आप क्यों जमीन हमारा ले विरोध गई कर रहे हैं? तो चीन पहले हमें हमारी बोलने जमीन छीन दीजिए। ले गया। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे मेरे भाई, मुझे पहले बोल तो लेने दीजिए। बोलने दीजिए आप ओंकार जी तो को थोड़ा, मेरे बोलने एक मिनट में मनीष जी चले जा बोलने रहे दीजिए। हैं। आज ऐसा पहले मुझे सब्जेक्ट लड़ने वाला बोलने सब्जेक्ट भी नहीं है, फिर आप बोलने दीजिए बोलिएगा। उनको। आप बोल रहे थे, हम कुछ बोले? नहीं, लड़ने हमें वाला समझ सब्जेक्ट में भी आ नहीं रही है। है बात, लेकिन हम नहीं बोले आपके बारे में। तो आप पहले सुनिए हमारी बात को। तो मैं जो ये समझा रहा हूँ, ये चीज जो आप समझ रहे हैं कि सांस्कृतिक उससे हो जाएगी या किसी उससे हो जाएगी, ये संभव नहीं है। फिर दूसरे, आज विश्व जो है चारों तरफ से सबको घेरे हुए है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया कि यूक्रेन और रूस का समझौता नहीं लोग करा पा रहे हैं, और वो यूक्रेन पर विजय पाना चाह रहा है, लेकिन लोग उसको रोके हुए हैं कि नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। क्या आपको नहीं रोकेंगे? आप इतने बड़े दमदार हैं। आपके पास विकासशील देश का तबका तक तो हट गया। 80 करोड़ आदमी गरीबी रेखा के नीचे इसमें पड़े हुए हैं, जिनको आप खाना खिला रहे हो, उनको आप फ्री रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप कर क्या रहे हो? आप इस तरह से जनता का दिमाग भरमा के आप क्या इसको श्रीलंका बनाना चाहते हो? ये काम आप मत करो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये सब चीजें मत करो। पहले आप रोजगार दो, पहले आप भारत की दशा को सुधारो, महंगाई को कंट्रोल करो, तेल को कम करो, ताकि उत्पादन बढ़े और हम विश्व में कुछ अपना सामान बेच सके। हम तो अनाज के अलावा कुछ बाहर दे ही नहीं पा रहे हैं, हमारे पास कुछ बन ही नहीं पा रहा है। इतनी महंगाई में कौन हमारा सामान खरीदेगा, जिसकी लागत इतनी ज्यादा होगी जो कि विश्व में खड़ा ही नहीं हो पाएगा। पहले मतलब ओंकार जी आप ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत के बयान को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं गंभीरता से लेने की। क्यों अमृता जी, जी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है या फिर गंभीरता से लिया जाए उनके बयान को? देखिए, मोहन भागवत जी बहुत सोच समझते हैं। उनकी हर एक बात में भी उसमें कुछ ना कुछ होता है, तो आप उनकी बात को ये नहीं कह सकते कि गंभीरता से नहीं लें। उनकी बात को तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो कोई भी किसी हल्की बात के बारे में कोई बात करते नहीं है। उनके पास जरूर कुछ ना कुछ रोड मैप होगा, तभी उन्होंने इतनी बात। चलिए एक मिनट में मनीष गुप्ता जी, राकेश पांडे जी के पास जाएंगे। 1 मिनट में सर। विश्व के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में मोहन भागवत का नाम आता है। आप उनकी बात को सीरियसली लो ना लो, जिसको लेनी है बोलेगा। आप राहुल गांधी जी की बात को सीरियसली ले लो, हम मोहन भागवत जी की बात को सीरियसली ले लेते हैं। आप उनके साथ खुश रहो, हम इनके साथ खुश रहेंगे। नहीं तो आपसे राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आपको राहुल गांधी के साथ भी खुश रहना चाहिए और मोहन भागवत जी के साथ भी खुश रहना चाहिए। जैसे देखिए, मैं हर जगह खुश रहता हूं सर, मैं हर जगह खुश रहता हूं। मैं देखिए ओंकार जी के साथ भी खुश रहता, आपके साथ भी खुश रहता, अमृता जी के साथ भी खुश रहता। लेकिन मनीष जी, ये बात तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है ओंकार जी सवाल उठा रहे हैं कि आप तो अलग तरह की बात करने लगते हो भाई साहब। आप हाँ, वो दरअसल कांग्रेस ने अपने जीवन काल में इस तरह का माहौल रखा है कि कोई व्यक्ति अगर विरोध करेगा तो वो विरोधी है। अगर मैं कांग्रेस के हित की बात नहीं करता तो मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता बन जाता हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये उनकी परेशानी है, मैं उनकी परेशानी दूर करना ही नहीं चाहता। आपको जो लगना है वो सोचिए, मुझे इससे कोई आपत्ति होगी। चलिए सर, लड़िए मत सर, लड़िए नहीं। अभी अखंड भारत सर बनने में वक्त है, 10-15 साल का वक्त है, फिर लड़ेंगे। हाँ हाँ सर, शंकर जी जी सिर्फ 1 मिनट लूंगा। जैसे हमारे भाई ने कहा कि वो 50 पावरफुल लोगों में से है, बिल्कुल है। गांधी जी तो विश्व के नेता थे, बड़े बड़े नेता गांधी जी का अनुसरण करते थे। क्या गांधी जी की आलोचना नहीं होती थी? क्या गांधी जी के विचारों से कुछ लोग थे जो सहमत नहीं, असहमत थे? तो क्या वो अपनी बात नहीं कह सकते थे? कहते थे ना। तो हमें कहने दीजिए, आप हमारा आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अब ये कहिए कि आप कैसे कह दे रहे हैं उनकी बात को, हम क्यों ना कहें भाई? जो गांधी जी के आलोचक थे उनका सामूहिक हत्याकांड तो आपने करवाया ही ना, या नहीं करवाया? किसका सामूहिक हत्याकांड करवाया? गांधी जी के गांधी जी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में सैकड़ों ब्राह्मणों का मर्डर नहीं करवाया? हमने करवाया? भूल गए आप? अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही आपने भाई, आज पहली बार पता लगा मुझको कि हमने करवाया। आप जानकारी कर लीजिए,
आप जानकारी कर लीजिए। चलिए दंगा था सर, वो दंगा था, अभी इतना इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। मैं राकेश जी के पास आ रहा हूँ, राकेश जी के पास आ रहा हूँ। राकेश जी एक बात बताइए सर, एक बात सर, एक मिनट, ट्रैक पर आते हैं, ट्रैक पे। अभी हम लोग अखंड भारत पे बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं जो आप इतिहासकार हमारे साथ हैं, इतिहासकार हमारे साथ हैं, तो फिर ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। राकेश पांडे जी, एक चीज जान लीजिए, जब भी कोई मौर्य वंश था, मौर्य वंश कब तो पतन हुआ, जब उसका राजा कमजोर हुआ तो जगह कम हुई ना। फिर आया गुप्त काल, गुप्त काल आया तो उसने फिर अपने को विस्तार किया। तो जो विस्तार की लड़ाई है और मारपीट से आप जीतना चाहते हो, तो आपकी तो ये थ्योरी ही नहीं, आप जीतोगे कैसे? चलिए मैं मोहन भागवत के बयान पे अब नहीं आता हूँ। उनका क्या, उनका कहने का क्या, उनका कहने का इंटेंशन क्या है, क्या रूपरेखा है, मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद उनको बताना चाहिए। सर वक्त नहीं, राकेश पांडे सवाल रह जाएगा सर, सवाल रह जाएगा, समय नहीं है। राकेश पांडे जी एक बात बताइए, इसके बावजूद सर अखंड भारत को लेकर भारत के तमाम लोग बहुत ही संवेदनशील हैं। हम सब चाहते हैं कि अखंड भारत का जो सपना है वो साकार हो जाए। अखंड भारत कैसा होगा, इसकी परिकल्पना क्या है, किस तरह की बातें हैं, तो खैर बहुत समझना बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन दक्षिण एशिया में, जो पूरा दक्षिण एशिया कहा जाता था कि अखंड भारत ही था, दक्षिण एशिया की जो दिक्कत है, इस दिक्कत को समझते हुए क्या इस पूरे इलाके को एक सूत्र में बांधने की जरूरत नहीं है? यही अखंड भारत नहीं होगा हमारा? अगर ये भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है सर। गौरी शंकर जी, आपने बहुत ही बड़ा प्रासंगिक विषय उठाया और ये चर्चा का विषय बहुत प्रासंगिक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अखंड भारत हमारी वह सांस्कृतिक चाह है जिसमें हमने पूरे पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर सोचा था। और अखंड भारतम और वसुधैव कुटुंबकम ये दोनों जुड़ा हुआ शब्द। हम इसमें एक बात ये कहना चाहेंगे कि मोहन भागवत जी की तुलना में अधिक अच्छे से अखंड भारत की बात श्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। जब वो ये बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सबका सहवास। आज भारत की स्थिति इस समय, जैसा अभी हमारे बहुत माननीय प्रवक्ता ने कहा कि हमारी गरीबी रेखा के नीचे हम लोग इतना रह रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम विश्व के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं, चाइना, अमेरिका के बाद भारत। और भारत की स्थिति ये है कि जिस तरह से अभी यूक्रेन क्राइसिस में भारत को और नरेंद्र मोदी को दोनों देशों ने याद किया, इस तरह से देख सकते हैं कि भारत पूरे पृथ्वी में एक राजनीति का बड़ा भारी केंद्र है। और उस केंद्र के पीछे आपने जो एक खास ढंग से, मैं तो कहूंगा कि 2014 के बाद से लगातार जो एक आर्थिक शक्ति के रूप में आप उभर करके आए हैं पूरे विश्व में। आज जरूरत पड़ रही बांग्लादेश को, आज जरूरत पड़ रही श्रीलंका को, आपने आगे बढ़ करके कहा कि हम आपसे कुछ अपेक्षा नहीं करते। बिल्कुल सर, बहुत सही बात सर। हाँ। तो जो ये नरेंद्र मोदी की जो नीति है वह अखंड भारत के सपने को साकार कर देगी कि पूरे विश्व में भारत की वह आवाज कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सबका सहवास और क्यों लेकर के जब आप चलेंगे, और आप निश्चित रूप से और राकेश पांडे, ऐसा नहीं लगता है कि इसी क्रम में कुछ ऐसा भी काम हो जाएगा जैसे पीएको को मिलाना भी थोड़ा आसान हो जाएगा, कुछ है ना, कुछ अगर कहीं पर अगर बल का भी प्रयोग करना पड़े तो कर लिया जाएगा, ये भी तो आसान हो सकता है ना सर? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देने वाले हैं कि लेने वाले हैं। जब भारत देने वाला रहेगा तो वो अखंड बने रहेगा, जब भारत लेने वाला रहेगा तो वो एक उसका हाथ गरीब की तरह खड़ा। बहुत बढ़िया आज आप देने वाले हैं, बहुत बढ़िया। आज जो भी विकास आपने किया है, ठीक है कि आप अभी गरीबी रेखा के बहुत नीचे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज आपके देश ने, चलिए बिल्कुल सर, बिल्कुल समय खत्म हो गया और बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि अखंड भारत कैसा होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, मोहन भागवत हो सकता है आने वाले समय में इसको क्लियर कर दें, लेकिन अभी हम लोग बस कयास लगा सकते हैं कि ऐसा होगा अखंड भारत, वैसा होगा अखंड भारत। लेकिन मुझे लगता है अखंड भारत ऐसा होना चाहिए जहां पर अखंड भारत में आने वाले तमाम देशों में ना गरीबी हो, ना बेरोजगारी हो, ना किसी तरह की दिक्कत हो, सबके चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट बनी रहे, कोई दुश्मनी नहीं, कोई शत्रुता नहीं, और सभी देश एक साथ तेजी से आगे बढ़े। यही अखंड भारत है, मुझे तो लगता है ये अखंड भारत है। चलिए सर, आप सब लोग आए यहाँ पर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।